इज़ेट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो इतनी मोटिवेशनल मूवी है जिसे देखने के बाद मैं इतना मोटिवेट हो गया था कि मैंने खुद 0 से 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर तक का सफर 1 साल से भी कम टाइम में कंप्लीट किया। और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी शुरू होती सन 1981 से, जहाँ पर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। क्रिस गार्डिनर जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग को पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है। जब ये मशीन लॉन्च हुआ था तब क्रिस को लगा था ये मशीन मेडिकल हिस्ट्री में बहुत काम आएगा और इसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती है। ये मशीन मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन बिकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के घर पर रहता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का किराया और बहुत सारे और भी खर्चे हैं, जिन सब का बर्डन अब उसकी पत्नी के ऊपर आता है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते अब खराब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस की और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती। फाइनेंशियली दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में कम से कम 4 स्कैनर को बेचना होगा, लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से बिक पाता। अब एक दिन क्रिस जब अपने क्लाइंट को फोन कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिससे एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखते ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है, I got 2 questions. What you do and how do you do it? यानी कि आप क्या करते हैं और इस सब को कैसे मैनेज करते हैं। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि I am a शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता है, सबके सब खुश होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है जो क्रिस की जिंदगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वो घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं इस काम को छोड़ दूं और कोई जॉब कर लूं। उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारी मशीन कोई नहीं खरीदता। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल उसकी पत्नी को उसके ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से वो क्रिस का मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी अब तय कर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। पर इसी दौरान उसकी पत्नी की यूरोप में कहीं जॉब लग जाती है, जिसके चलते उसे यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है। क्रिस जिस घर में रहता है उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया और एक दिन उसका ओनर उसके पास आता है और कहता है कि तुमने रेंट पे नहीं किया, मुझे अपने घर को पेंट करवाना है, तुम मेरा घर खाली कर दो। क्रिस कहता है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। ओनर कहता है, ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले तुम 1 हफ्ते और रुक सकते हो। इसी दौरान क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है और अगले दिन उसका इंटरव्यू है और वो रात को घर पेंट कर रहा होता है। तभी उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल उसने पार्किंग के जो टिकट्स होते हैं, यानी कि पार्किंग के जो चार्जेस होते हैं, वो नहीं भरे होते और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि वो पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। पुलिस कहती है कि हमारे कुछ रूल्स है और हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। अगली सुबह जब क्रिस को छोड़ा जाता है तो वो सीधा अपने इंटरव्यू के लिए भागता हुआ जाता है, क्योंकि उसके पास बस के पैसे भी नहीं होते। इसके कपड़ों पर पेंट लगा होता है और वो बाहर लॉबी में बैठकर अपने नंबर का इंतजार करता है और तभी एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है। क्रिस के अंदर हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के कपड़े पहनकर वो खड़ा हो जाए। वो कुछ देर सोचता है और इसके बाद खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है, जहां पर एक पैनल बैठा होता है जो इंटरव्यू लेगा। वो सब क्रिस को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि वो लोग क्रिस को कुछ बोलते, क्रिस कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आया, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो ये है कि एक रात पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट पे ना करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वेल सेटल्ड लोग हैं। इनके लिए पार्किंग टिकट्स भरना बहुत ही छोटी बात है।
अब ये क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं। ये पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। क्रिस कहता है कि 12th क्लास तक, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था। इसके बाद क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। क्रिस कहता है कि 8। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू करते हैं, क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं नेवी में भी फर्स्ट था और उसमें 21 लोग थे। पर क्रिस की बातों से कोई भी कन्विंस नहीं होता। वो लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका है और इससे पहले कि क्रिस को फैसला सुनाया जाता, वो सबसे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है और मुझे जवाब नहीं आता तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता। पर मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर ही रहता हूँ। इस बात से सबके सब थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब जो यहाँ पर सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि अगर कोई मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने के लिए आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, ऐसा क्यों? क्रिस कहता है शायद उसने बहुत ही शानदार पैंट्स पहने होंगे। यह सुनकर सबके सब हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन जवाब था। इस जवाब के बाद क्रिस को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसी पैनल में एक आदमी होता है जिसका नाम जैक है, जिसे क्रिस पहले से जानता है। वो जैक को कहता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा कि नहीं। यह बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो क्रिस से कहता है कि पिछले कई दिनों से तुम इस जॉब के लिए मुझे चेस कर रहे थे और आज जब तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोचकर बताओगे। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक इंटर्नशिप है। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल ये एक इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है और 6 महीनों तक इन सबको काम सिखाया जाएगा और 6 महीने बाद इन 20 में से जो एक सिलेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगा। इसलिए क्रिस पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जैक कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कल सुबह तक अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्रिस घर जाता है और फैसला करता है कि वो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। वो इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही वो अपने स्कैनर्स बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि उसके पास अब 6 महीने का बजट है। वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है। अब वो एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपना टैक्स नहीं भरे, इसलिए आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं उस सारे अमाउंट को गवर्नमेंट ने ले लिया है। इस बात से क्रिस की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं है। हालांकि ये गवर्नमेंट को कॉल भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब वो इस घर का भी रेंट नहीं दे पाता। और एक रात को जब वो अपने बेटे के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सामान बाहर है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है और उसके पास उसका बेटा, उसका सामान और जेब में पैसे नहीं हैं। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे कुछ डॉलर्स उधार लिए थे। वो उसका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। और उसका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो उसके पैसे नहीं लौटाना चाहता। क्रिस अब पूरी तरह से हताश है। उसके पास उसका सामान है, साथ ही उसका छोटा सा बेटा। उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा। ना तो उसके पास घर है और ना ही पैसे। क्रिस का बेटा क्रिस्टोफर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके पास जाने के लिए, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को एक गेम खिलाता है जिसमें वो उसे चीजों को विजुअलाइज करने के लिए कहता है। उसका बेटा भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो उसे मेट्रो की टॉयलेट में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वहां पर नीचे कुछ पेपर्स बिछाकर उसी पर बैठ जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में लिटा लेता है। उसे पता है कि आज रात उसे यही टॉयलेट में बितानी होगी। हालांकि कई बार बाहर से लोग दरवाजा खटखटाते भी थे, लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्रिस ने अपने आप को जिंदगी में इससे ज्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया। अगली सुबह वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल ले जाता है और अब वो शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में जाता है। लेकिन उस चर्च में उसे बताया जाता है कि ये चर्च सिर्फ फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए है। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो एक दूसरे चर्च में जाता है
जहाँ पर उसे जगह मिल जाती है। लेकिन अगर उसे रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ पर आना होगा, क्योंकि लाइन के शुरू के कुछ लोगों को ये चर्च में शेल्टर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड जगह है। और क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है। हालांकि उसका ऑफिस 7 बजे तक है, लेकिन वो तय करता है कि वो 5 बजे तक ही काम करेगा। इसलिए वो पूरा दिन पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा, जिसमें टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को 5 बजे तक खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए वो दिन भर लगातार और काम करता रहता है। इसी तरह से अब क्रिस के दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो काम करता है, अपने बेटे को स्कूल लाता है और इसके बाद चर्च की लाइन में लग जाता है। अभी भी उसके पास एक स्कैनर बचा होता है जिसे वो बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। एक दिन वो अपने बेटे को बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले जाता है। हालांकि उसका बेटा तो खेल रहा होता है, लेकिन क्रिस अंदर से टूटा हुआ है और वो उसी टूटे हुए दिल से अपने बेटे को कहता है कि कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। लोग जब खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी ये बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कोई सपने हैं और तुम्हें उसे संजोना है तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा। अगर जिंदगी में तुम कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उस चीज को छीन लो। बस बात यहीं पर खत्म होती है। दरअसल क्रिस ने बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है। वो भी अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ करना चाहता है जिसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। इसके पास जो बोन स्कैनर बचा होता है वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर स्कैनर को खरीदना चाहता है, पर जब क्रिस उसका डेमो देता है तो मशीन नहीं चलती, जिससे क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वो वापस आ जाता है और रात को उस मशीन को चेक करता है। उसे पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है और उस पार्ट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसे अपना ब्लड बेचना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो उस पार्ट को खरीदता है। वापस आने के बाद वो उस पार्ट को जब मशीन में लगाता है, मशीन ठीक हो जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है और अब उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है। और वो अपने बेटे के साथ आज चर्च नहीं जाता, बल्कि एक अच्छा कमरा किराए पर लेता है, जहाँ पर यह दोनों के दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। कई दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है और रात को यह दोनों के दोनों वहीं पर सो जाते हैं। वहीं क्रिस पूरी मेहनत कर रहा होता है। वो पूरे दिन कॉल्स करता, साथ ही पर्सनली लोगों से मिलता है और वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला है। दरअसल इस इंटर्नशिप में एक थ्योरी का एग्जाम भी है जिसे पास करना बहुत ही जरूरी है। और क्रिस के साथ जितने भी बाकी 19 लोग होते हैं यह सबके सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। क्रिस ही ऐसा होता है जो सिर्फ 12 पास होता है। एग्जाम का दिन आता है और क्रिस ने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, जिस वजह से वो सबसे पहले एग्जाम देकर निकल जाता है। उसी के साथ एक और इंटर्न होता है जो एग्जाम देकर उसी के साथ उसी लिफ्ट में आता है, जिससे वो जब एग्जाम के बारे में बात करता है वो आदमी क्रिस से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। क्रिस कहता है कि सारा आसान था, बस ऐसे क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है ऐसे क्वेश्चन? दरअसल उसने ऐसे क्वेश्चन को देखा ही नहीं था जो पेपर के पीछे था। वो एग्जाम रूम की तरफ भागता है, लेकिन शायद अब इसका कोई फायदा नहीं। और अब वो दिन आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट आना है, जहाँ पर इन सब में से एक आदमी को जॉब के लिए चुना जाएगा। एक एक करके सबको बुलाया जाता है और जब क्रिस को बुलाया जाता है तो वहाँ पर वही सब लोग होते हैं जिन सब ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया था। और इनमें से जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अच्छी शर्ट पहन कर जाऊं। वो कहता है कि क्या अगर तुम्हें ये शर्ट कल भी पहननी पड़े तो क्या तुम पहनना चाहोगे? ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके पास कोई घर नहीं, उसके पास खाने के पैसे भी पूरे नहीं है, साथ ही उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी है। क्रिस कहता है कि हाँ, यानी कि क्रिस को ये जॉब मिल चुका है। क्रिस का सीनियर उससे पूछता है क्या ये आसान था? क्रिस कहता है कि नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अब क्रिस की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है जहां क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहां से एक आदमी क्रॉस होता है और ये वही असली क्रिस गार्डनर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। इसके कुछ सालों के बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की फर्म खोलता है। आज क्रिस बहुत अमीर आदमी है, साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।